Assalamu alaikum students, my name is Sir Shahrukh and I'm your physics teacher. This lecture is for class 8th, topic Atwood machine, page number 65. आप लोगों ने एटवुड मशीन पढ़ ली है। मैं इसकी थोड़ी सी समरी दूंगा। मशीन कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो आपका काम आसान करे, ठीक है। तो एटवुड मशीन क्या थी? अरेंजमेंट ऑफ टू मैसेज थी, टू ऑब्जेक्ट्स थी, ठीक है, जिसको अपने दोनों मैसेज को एक स्ट्रिंग के दोनों एंड से अटैच किया हुआ था और फ्रिक्शन लेस पुली के ऊपर से पास किया हुआ था, ठीक है। ऐसी मशीन को आपने एटवुड मशीन का नाम दिया था। ये आपका काम आसान करती है चीज़ों को लिफ्ट वगैरह करने में, चीज़ों को उठाने में, ठीक है। इसके आपने दो केसेस पढ़े थे कि इस पुली से आप स्ट्रिंग पास करवाने के दो तरीके हो सकते हैं। जब दोनों मैसेज वर्टिकली हैंग्ड हो या एक मैस वर्टिकली मूव कर रहा हो, हैंग्ड हो पुली से पास होने के बाद, और दूसरा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे मूव कर रहा हो। तो ये दो केसेस आपने पढ़े थे और इन दोनों केसेस में आपने इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन और इस बॉडी की एक्सेलरेशन ये दोनों फाइंड की थी। या टेंशन स्ट्रिंग, एक्सेलरेशन स्ट्रिंग, दोनों आप कह सकते हैं स्ट्रिंग की ही थी, ठीक है। ये दोनों आपने फाइंड की थी। अब इसकी मेरे पास समरी इस तरह है कि दो केसेस आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। आपने इनमें फार्मूलाज याद रखने। जब भी आपको न्यूमेरिकल आएगा या कोई क्वेश्चन आएगा तो फार्मूलाज आपने लाजमी लिखने होंगे और डायग्राम्स लाजमी बनानी होंगी। तो फार्मूलाज आपने कैसे याद रखने हैं उसका आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। टेंशन जब दोनों वर्टिकली मूव करें तो टेंशन का फार्मूला ये, एक्सेलरेशन का ये। जब एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली मूव करे तो टेंशन का फार्मूला ये, एक्सेलरेशन का ये है। लेकिन इसको याद कैसे रखना है? याद रखने की हिंट ये है, जब दोनों बॉडीज़ वर्टिकली मूव करी हैं तब आपने सबसे पहले तो आप ये देखें कि सबके नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, और सब के सब g से मल्टीप्लाई में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। अब बात सिर्फ यहाँ पे ये रही थी न्यूमिनेटर्स की कि उनको कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो जब टेंशन इन स्ट्रिंग व्हेन बोथ द मैसेज आर वर्टिकली हैंग, उस टाइम आपने जब टेंशन का फार्मूला लिखना है तो आपने न्यूमिनेटर में देखें मैसेज तो दोनों हैं, दोनों केसेज में मैसेज दोनों का प्रोडक्ट आएगा, m1 का भी और m2 का भी। लेकिन जब दोनों वर्टिकली मूव करें हैं तो स्ट्रिंग में जो खिंचाव प्रोड्यूस हो रहा है टेंशन, वो दोनों की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे आप। यहाँ पे जस्ट एक वर्टिकली मूव कर रहा है, वही सिर्फ खींच रहा है इसको, दूसरे को। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो आप यूँ कहें कि इस एक मैस के खींचने की वजह से हो रही है। तो आप 1 मल्टीप्लाई m1 m2 लिखें, ठीक है। यहाँ एक वर्टिकली हैंग्ड है तो 1 इंटू m1 m2, यहाँ दोनों वर्टिकली हैंग्ड है, दोनों खींच रहे हैं स्ट्रिंग को, तो 2, दोनों नीचे की तरफ खींच रहे हैं तो 2 इंटू m1 m2, ठीक है। एक्सेलरेशन के फार्मूला में यहाँ पे सिर्फ एक बॉडी वर्टिकली हैंग्ड है, वो नीचे की तरफ खींच रही है, तो सिर्फ उसका मैस ऊपर आएगा। अब चाहे वो मैस इस वाले मैस से कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन इस केस में जो डाउनवर्ड मूव कर रहा है उसका मैस पहले लिखना है आपने पॉजिटिव साइन के साथ प्लस m1, और जो अपवर्ड मूव कर रहा है जिसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपवर्ड है अगेंस्ट द ग्रेविटी, उसके साथ आपने माइनस साइन लगाना है उसके मैस के साथ, ठीक है। अब चाहे इस मैस की वैल्यू कम, वैसे तो डेफिनेटली इसकी ज़्यादा ही होगी, लेकिन इसका नाम चाहे m1 हो m2 हो, कोई इशू नहीं है। अगर ये m2 है ये m1 है तो आप m2 माइनस m1 लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ वो वाला मैस पहले आएगा जो बड़ा है, माइनस छोटा वाला मैस। तो ठीक है, ये फार्मूला याद रखने की आपको ट्रिक थी। इसके बाद आप अपनी बुक पर आ जाए, एग्जाम्पल 3.4, 3.5 देखें, इन्हीं दोनों केसेस से रिलेटेड है, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, आपने यही टेंशन और यही एक्सेलरेशन फाइंड करनी है दो मैसेज में। व्हेन बोथ मैसेज आर मूविंग वर्टिकली, तो एक मैस आपको गिवन है 5.2 kg, दूसरा मैस आपको गिवन है 4.8 kg। मैसेज की वैल्यूज आपके पास आ गई। अब ये मैस ज़्यादा है, ये मैस कम, m1 ज़्यादा है हमारे पास, m2 कम। अपने एक्सेलरेशन कैसे निकालनी? वही एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाना है जो व्हेन बोथ द बॉडीज आर मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लगाएंगे इस केस में पहली 3.4 एग्जांपल में। तो ये फार्मूला आपने एक्सेलरेशन का लगाया, वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया, ठीक है। 5.2 को 4.8 में से 5.2 में से 4.8 माइनस किए, डिवाइडेड बाय 5.2 kg प्लस 4.8 kg किया। केजीज ऊपर भी आंसर केजी में आया, नीचे भी आंसर केजी में आया, केजीज से कैंसिल आउट हो गए। मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपके पास जस्ट यूनिट में क्या बच जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आंसर आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन है। और टेंशन का क्या फार्मूला था, 2 इंटू m1 m2g, क्योंकि बोथ द मैसेज आर वर्टिकली डाउन मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये फार्मूला लगा के आपने यहाँ पे इस टेंशन को भी फाइंड कर लेना है, ठीक है। सिंपल वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं है। 2 m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g करेंगे तो 50 न्यूटन आ जाएगा आपके पास। न्यूटन कैसे आएगा, यहाँ पे आप देखिए दोनों केजीज मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, केजी का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ऐड होके जस्ट केजी आएगा, 10 kg। केजीज 1 kg ऊपर वाले केजी से कट जाएगा, 1 kg जो बचेगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ,
और kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, तो ये आपके पास टेंशन आ गई। अच्छा, इसी तरह दूसरी एग्जांपल जो है 3.5 एग्जांपल जो आपको गिवन है, उसमें देखें आपके पास एक 4 kg मैस है, एक 6 kg मैस है, बट 4 kg मैस इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। मतलब यहाँ पे कौन सा मैस है, 4 kg। तो इसका मतलब ये हुआ जब यहाँ पे 4 kg मैस हैंग्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के केस में 4 kg आएगा, 6 kg नहीं आएगा। m2 यहाँ पे आपको कितना गिवन है, 6 kg। ठीक है, तो 4 kg और 6 kg दोनों मैसेज आ गए। एक्सेलरेशन की वैल्यू में m1 को क्या पुट करना है, 4 kg पुट करना है। अब चाहे आप इसको m2 का नेम भी दे देना, तो आप यहाँ पे फिर m2 की वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू उसकी पुट करनी है जो वर्टिकली मूव करे। और यहाँ पे अगेन m1 m2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 नहीं मल्टीप्लाई करना इस दफ़ा, बाकी सिंप्लीफिकेशन एज इट इज़। तो ये आपकी दोनों एग्जांपल्स थी, आप ये दोनों एग्जांपल्स देखें और से प्रैक्टिस करें इनको। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो आज का मेन है। ये तो हमारे पास समरी थी पिछले टॉपिक की। तो अब हमने क्या पढ़ना है, फोर्स एंड द मोमेंटम, यानी फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन। तो इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि फोर्स क्या थी और मोमेंटम क्या था। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक आपको ये बताया गया, न्यूटन ने ये बताया कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए तो उसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितनी फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इस लॉ के मुताबिक क्या फार्मूला आया था, जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज किया था तो मैस कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर हमने फार्मूला क्या पाया था, F=ma। ये फोर्स का फार्मूला है। मोमेंटम क्या था हमारे पास, क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी, एक डेफिनेशन, और दूसरी डेफिनेशन ये प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। ये क्या था आपके पास, मोमेंटम। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं आपके पास। ठीक है, क्यों वेक्टर हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी भी वेक्टर्स हैं। अच्छा, अब इन दोनों का आपस में आपने रिलेशन फाइंड करना है, फोर्स एंड मोमेंटम का। तो इनका रिलेशन आप कैसे फाइंड करेंगे, दो तरीके हैं आपके पास। एक तरीका तो सिंपली जो मैंने नोट्स में भी आपको दिया है, आपने ये सारी चीज़ें नोट्स से भी देखनी है। ठीक है ना, नोट्स में आपको मैंने दिया है एक मेथड रिलेशन फाइंड करने का। जैसे कि आपको पता है एफ किसके बराबर होता है, ma के, और एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो आपके पास क्या आ जाएगा, m इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। एक्सेलरेशन की जगह ये वैल्यू पुट कर दिया आपने उसकी फार्मूला। अब मैथ्स को अंदर आप मल्टीप्लाई कराएं तो एम वी एफ माइनस एम वी आई ये बन जाएगा। मैथ्स को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दें। अब आपको ये बात पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। जब इनिशियल वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की मूव करते हुए की तो इनिशियल मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी किसी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट की अगर यहाँ पे वी एफ तो उसका मोमेंटम भी फाइनल बनेगा एम वी एफ से फाइनल वेलोसिटी मल्टीप्लाई मैस। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम। यहाँ पे जब आप एम वी एफ की जगह फाइनल मोमेंटम और माइनस एम वी आई की जगह इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल आपके पास क्या होता है, जो मोमेंटम में चेंज आया होता है। यानी आपकी कोई बॉडी थी, वो किसी इनिशियल वेलोसिटी से मूव करी थी, उस पर फोर्स लगी, कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, अब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ करके वी एफ हो चुकी है। तो उसके मोमेंटम में भी कोई चेंज आ जाएगा, क्योंकि पहले मैस तो कांस्टेंट है बट पहले वी आई कम थी, अब वी एफ ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि ये फाइनल मोमेंटम ज़्यादा हो चुका है इनिशियल मोमेंटम से। इन दोनों में कोई चेंज आएगा, तो जब फाइनल यानी ज़्यादा में से कम को आप माइनस करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा आपके पास। और चेंज को हम किस तरह लिखते हैं, डेल्टा साइन से शो करते हैं, डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन पी जो है वो किसके बराबर है, पी एफ माइनस पी आई। तो उसको हम लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी आई को डेल्टा पी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या चीज़ बनी यहाँ पे, अब डिवाइडेड बाई टाइम के साथ, कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है वो किसके बराबर होगा, जितनी आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। यानी आप जितनी ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे उसके मोमेंटम में विद रिस्पेक्ट टू टाइम उतना ज़्यादा चेंज आएगा। यानी इंक्रीज़ भी कर सकता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फोर्स। अगर फोर्स एक्सेलरेटिव फोर्स है तो उसको उसके फाइनल मोमेंटम को ज़्यादा करेगी, इनिशियल कम होगा। अगर फोर्स रेजिस्टिव फोर्स है यानी फ्रिक्शनल फोर्स है, रुकावट है, ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम कम होगा, इनिशियल मोमेंटम ज़्यादा होगा, तब चेंज इन मोमेंटम आपके पास नेगेटिव आएगा, यानी आपके पास वैल्यू कम हो रही होगी। आप ये कहेंगे कि फोर्स रेजिस्टिव है तो मोमेंटम में डिक्रीज़ आ रहा है। बट जितना भी डिक्रीज़ या इंक्रीज़ आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जितनी आप फोर्स लगाएंगे। अच्छा, ये एक मेथड था फाइंड करने का। आपकी बुक में क्या मेथड है, बुक में ये मेथड है, वो कहते हैं कोई बॉडी ले लो, एक मैस एम है जिसका, वो किसी वेलोसिटी वी आई से मूव कर रही है, उसके ऊपर फोर्स लगाई जाती है, कुछ देर बाद उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने के बाद कुछ टाइम टी के बाद उसका मोमेंटम, उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है। तो जब वी आई थी तो मोमेंटम पी आई था, जब फोर्स लगी, वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई तो मोमेंटम भी इंक्रीज़ हो गया, पी एफ बन गया फाइनल मोमेंटम। अब आपके पास फार्मूला क्या बनेगा फाइनल और इनिशियल मोमेंटम का, पी आई किसके बराबर है, एम वी आई के, और पी एफ किसके बराबर है, एम वी एफ के।
चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम यानी ज़्यादा माइनस कम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को इन्होंने ऐसे लिख लिया, पी एफ माइनस पी आई विच इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई, क्योंकि पी क्या होता है एम वी। अब दोनों साइड्स को टी से डिवाइड कर दे, दोनों साइड्स को जब टी से डिवाइड किया तो यहाँ पे आपके पास फार्मूला क्या बन गया, एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी। एम आप कॉमन ले लें, एम कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। ये किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन के। तो आपने इसकी जगह वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी की जगह क्या लिख दिया, ए। तो यही फार्मूला चेंज होकर क्या बन गया, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई, इसकी जगह क्या आ गया, ए। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एम ए क्या होता है, फोर्स, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब एम ए की जगह क्या लिख देंगे आप, फोर्स। तो वही रिलेशन आ गया, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू फोर्स। तो आप लिख सकते हैं डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू फोर्स। यहाँ से आपके पास जो रिलेशन बना है उसको हमने डिफाइन इस तरह करना है कि जब भी फोर्स लगाई जाए, व्हेन एन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी एंड विच विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। यानी जितनी फोर्स आप लगाएंगे उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा, या किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना ज़्यादा उसके चेंज इन मोमेंटम आ रहा है, मोमेंटम में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब उसके ऊपर उतनी ज़्यादा फोर्स लगाई जा रही है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़, यूनिट आप देखें, आपको ये बात पता है इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकंड। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकंड। ये आपने पढ़ रखा होगा पीछे, के जी मीटर पर सेकंड। जब उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो के जी मीटर पर सेकंड आपके पास क्या बन जाएगा, के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाला जो सेकंड है वो ऊपर आके पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट इसका आप देख सकते हैं यहाँ से, के जी मीटर पर सेकंड मोमेंटम का है, टाइम का यूनिट सेकंड है, पर सेकंड ऊपर जाएगा तो के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, जो कि किसका यूनिट है, फोर्स का, जिसे आप न्यूटन कहते हैं। ठीक है, तो यूनिट भी आप इसका यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा एग्जांपल 3.6 अब आपकी है, ये आप लोगों ने खुद करनी है, ये आप लोगों का होमवर्क है, एग्जांपल 3.6। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।